नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरी की क्लासेस में। मैं हैरी आज फिर आपके लिए एक और एसवी ऑर्डर का वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कोई भी आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का जो वीडियो है वो आपका है एसवी ऑर्डर नंबर 21/2021 की डेट में, यानी का जो कि आपका प्रसारित किया गया था 22/7/2021 की डेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इस एसवी ऑर्डर के अंदर जो आपके RICT CVS जो सक्षम GDS शाखा डाकघर जो है, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, जो आपकी POSV मैनुअल है उस पर लेन देन में कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि आपके जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उनमें सेटलमेंट अकाउंट जो होता है आपका SOLID 0339 CVS के आने के बाद ब्रांच पोस्ट ऑफिस में मैनुअल मोड के माध्यम से किए गए POSV लेन देन की पोस्टिंग की सुविधा के लिए पेश किया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि RICT CVS एप्लीकेशन को बाद की तारीख में शुरू किया गया था, जिसने ब्रांच पोस्ट ऑफिस को ऑनलाइन POSV लेन देन की अनुमति दी थी। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है आपका कि ऑनलाइन जो आपका ऑनलाइन लेन देन के लिए RICT CVS एप्लीकेशन की शुरुआत के बाद जो आपका CVS पोस्ट ऑफिस से जुड़े ब्रांच हैं उनमें पोस्ट ऑफिस में POSV लेन देन RICT CVS एप्लीकेशन पर किया जाना है। ऑनलाइन लेन देन के लिए RICT CVS एप्लीकेशन की शुरुआत के बाद CVS डाकघरों से जुड़े ब्रांच पोस्ट ऑफिस में POSV लेन देन RICT CVS एप्लीकेशन पे किया जाना है। ठीक है, यानी इसमें जो आपका POSV जो आपका लेन देन है वो RICT जो CVS एप्लीकेशन है उसके थ्रू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि RICT CVS ब्रांच ऑफिस द्वारा मैनुअल लेन देन नहीं किया जाना चाहिए। ये पता चला है कि कई ब्रांच ऑफिस जिनके पास RICT CVS एप्लीकेशन उपलब्ध है फिर भी वह मैनुअल लेन देन कर रहे हैं, जिससे अकाउंट ऑफिस में काम कर रहे काम की हेरा फेरी या बदलाव हो सकता है। ऐसा बताया गया है कि CVS कई ऐसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस अवेलेबल हैं जो RICT CVS जो आपका एप्लीकेशन उपलब्ध होने के बाद भी जो है मैनुअल ट्रांजिशन कर रहे हैं, जिससे कि कई बार डुप्लीकेसी या फिर कई फ्रॉड के केस आ सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 कहता है आपका कि अकाउंट ऑफिस में काम की दोहराव और धोखाधड़ी के जोखिम को ध्यान में रखते हुए जो आपके अधिकारी हैं उन्होंने 1 अगस्त 2021 से सभी CVS पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट ऑफिस SOLID जो है आपकी 0339 के अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। CVS डाकघरों से जुड़े ब्रांच पोस्ट ऑफिस केवल RICT CVS एप्लीकेशन में POSV लेन देन करें। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस सेटलमेंट अकाउंट SOLID 0339 को ब्लॉक करने के बाद सक्षम अधिकारियों ने यह भी निर्णय लिया है कि RICT CVS शाखा डाकघरों में स्थित पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर हैं उन्हें 1/8/2021 यानी कि 1 अगस्त 2021 से ATM, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यानी ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 बताता है कि ATM कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए खाता धारक के पास पैन अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि ई बैंकिंग और एम बैंकिंग को सक्षम करने वाले ATM कार्ड जारी करने के लिए जो है जो प्रोसीजर है वो बताया गया। यानी इसके अंदर जो इस एसवी ऑर्डर है इसके अंदर आपका जो ई बैंकिंग और एम बैंकिंग व ATM कार्ड जो अप्लाई करने का प्रोसेस है या फिर उसको जारी करने का प्रोसेस बताया गया है।
ठीक है। तो अब समझते हैं इसके अंदर क्या बताया गया जारी करने का प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आपका जो है एटीएम कार्ड अप्लाई करने का जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उसमें उसमें एटीएम कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि एटीएम कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए दोस्तों बताना चाहूँगा आज का वीडियो जो लंबा हो सकता है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का एटीएम कार्ड जो है प्रोसेसर के किस तरह अप्लाई करते हैं किस तरह इशू होगा। तो पॉइंट नंबर कहता है कि एटीएम कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए खाता धारक को एसबी एटीएम फर्स्ट फॉर्म जो कि एटीएम कार्ड इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग या फिर एसएमएस बैंकिंग की सेवा को स्टार्ट करने का फॉर्म है उसको विधिवत भरना होगा और संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ एसबी एटीएम फर्स्ट फॉर्म जमा करना होगा। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो जीडीएस और बीपीएम है वो फॉर्म की जांच करेंगे और जमा की गई पासबुक के लिए खाता धारक को SV28 नाम की रसीद जारी करेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जीडीएस और बीपीएम एक पासबुक के साथ एसपी एटीएम फर्स्ट फॉर्म को संबंधित जो है लेखा कार्यालय में विधिवत रूप से ब्रांच पोस्ट ऑफिस जनरल और ब्रांच पोस्ट ऑफिस दैनिक जो रेगुलर अकाउंट होता है रजिस्टर होता है उसमें दर्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अकाउंट ऑफिस में पॉइंट नंबर 4 कहता है अकाउंट ऑफिस में पासबुक के साथ एसबी एटीएम फर्स्ट फॉर्म प्राप्त होने के बाद पोस्ट मास्टर एटीएम कार्ड के लिए खाता धारक की जो पात्रता है उसकी जांच करेगा वह फॉर्म की भी जांच करेगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि पात्र होने पर मतलब कि एलिजिबल होने पर एसपीएम जो है वो ग्राहकों के पोस्ट ऑफिस बचत खाते में फिनिकल में एटीएम कार्ड जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक एटीएम जारी करेगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि एटीएम कार्ड जारी होने के बाद एसपीएम जो है वो एसबी एटीएम फर्स्ट फॉर्म को एसबी एटीएम फर्स्ट फॉर्म की जो गार्ड फाइल है उसमें रखेगा। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि एटीएम कार्ड जारी करने वाले रजिस्टर पर एसपीएम ब्रांच पोस्ट ऑफिस का नाम और एटीएम कार्ड भेजने की तारीख को लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि एसपीएम एटीएम कार्ड जारी करने के लिए ग्राहक के पोस्ट ऑफिस बचत खाता पासबुक पर एक रिमार्क लिखेंगे और पासबुक पर हस्ताक्षर करेंगे। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि एसपीएम एटीएम कार्ड और पासबुक को संबंधित शाखा डाकघर के को ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर्ची में विधिवत दर्ज करके भेजेगा। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि अकाउंट ऑफिस से एटीएम कार्ड और पासबुक प्राप्त होने पर जीडीएस और बीपीएम SV28 की जो रसीद है वो जमाकर्ता की प्रति वापस लेने और कार्यालय की प्रति को पोस्ट करने के बाद SV28 रसीद के तहत जमाकर्ता को एटीएम कार्ड और पासबुक सौंप दें। अब इसमें एक नोट बताया गया है। अब नोट ये इम्पोर्टेंट समझिए। नोट कहता है नोट ये कहता है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस बचत खाता धारक खाता कार्यालय में पासबुक के साथ एटीएम अनुरोध पत्र भी जमा कर सकते हैं और खाता कार्यालय निर्धारित अनुसार जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार अनुरोध पर कार्रवाई करेगा। यानी कि जो पोस्ट और बचत खाता है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को और ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी इस पर जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आगे बताया गया है वो बताया गया आपका ई बैंकिंग यानी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट करने का प्रोसेस जो है आपकी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। चलिए अब समझते हैं हम कि अगर कोई जो है अकाउंट होल्डर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ई बैंकिंग और एम बैंकिंग को स्टार्ट करने के अप्लाई करता है अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के लिए तो किस तरह करेगा और ऑफिसर उस पर किस तरह रिएक्ट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि ई बैंकिंग या जो एम बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए खाता धारक को एसपी एटीएम फर्स्ट फॉर्म जैसे बता चुका हूँ अनुरोध फॉर्म विधिवत हस्ताक्षर करना होगा और संबंधित ब्रांच ऑफिस में पासबुक के साथ एसपी एटीएम फॉर्म को जमा करना होगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो जाके जीडीएम बीपीएल फॉर्म की जांच करेंगे और जमा की गई पासबुक के लिए खाता धारकों को SV28 नाम की रसीद जारी करेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है
कि GDS BPM एक पासबुक के साथ SP ATM जो फर्स्ट फॉर्म है उसको संबंधित लेखा जो अकाउंट ऑफिस है उसमें विधिवत रूप से जो आपके ब्रांच ऑफिस है उसमें जनरल है या जो आपके ब्रांच ऑफिस दैनिक खाते में दर्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अकाउंट ऑफिस में पासबुक के साथ SP ATM जो फर्स्ट है उसका फॉर्म प्राप्त होने के बाद खाता कार्यालय यानी अकाउंट ऑफिस ई बैंकिंग और एम बैंकिंग प्रदान करने के लिए खाता धारक की जो है अकाउंट होल्डर की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी को जांच करेंगे और फॉर्म को चेक करेंगे। यदि फॉर्म पात्र मतलब यदि फॉर्म जो अकाउंट होल्डर एलिजिबल है तो SPM जो है वो ई बैंकिंग और एम बैंकिंग को स्टार्ट करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ग्राहकों को के पोस्ट ऑफिस बचत खाते के लिए ई बैंकिंग और एम बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 6 बताया गया है कि SPM ई बैंकिंग एम बैंकिंग को स्टार्ट करने के लिए ग्राहक के पोस्ट ऑफिस बचत खाता पासबुक ऐप पर एक रिमार्क लिखेगा और पासबुक पर हस्ताक्षर करेगा। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि ई बैंकिंग और एम बैंकिंग को जारी करने के बाद SPM SP ATS फर्स्ट फॉर्म को SB ATM फर्स्ट फॉर्म की ई बैंकिंग और एम बैंकिंग फॉर्म की गार्ड फाइल में रखेगा। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि SPM ब्रांच ऑफिस पर्ची में विधिवत दर्ज की गई पासबुक को संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भेजेगा। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि अकाउंट ऑफिस से पासबुक प्राप्त होने पर जो GDS है आपका अकाउंट ऑफिस से पासबुक प्राप्त होने पर GDS शाखा पोस्ट मास्टर SB28 की जमाकर्ता की प्रति वापस लेकर कार्यालय की प्रति पर चिपकाने के बाद रसीद के तहत जमाकर्ता को पासबुक सौंप देगा। और पॉइंट नंबर 10 कहता है कि ई बैंकिंग या एम बैंकिंग को स्टार्ट करने के लिए खाता धारकों के मोबाइल से SMS प्राप्त करने के बाद जो अकाउंट होल्डर है वो जो बैंक पोस्ट ऑफिस की जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है ई बैंकिंग जो लिंक है इसमें दिया गया है https://ebanking.indiapost.gov.in पर नए उपयोगकर्ता एक्टिवेशन के लिए आगे बढ़ सकता है या इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है यूज कर सकता है। इसमें एक नोट दिया गया है वो नोट सेम आपको पता है वैसा ही है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर है वो कार्यालय में पासबुक के साथ ई बैंकिंग एम बैंकिंग अनुरोध फॉर्म भी जमा कर सकता है और अकाउंट ऑफिस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा। इसके अलावा आपका जो है चेक अप्लाई करने का प्रोसेस भी है वो आप इस जो है आपका PDF रीड कर लीजिएगा क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस SB ऑर्डर को समराइज करता हूँ तो समराइज ये निकलेगा कि इस SB ऑर्डर के अंदर जो इंडियन जो आपकी पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी है वो नेट बैंकिंग एम बैंकिंग और चेकबुक अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।